बच्चे ये वीडियो बीच में बंद हो गई थी, इसी के आगे चल रहा है। वो बीच में 19 मिनट पर वो बंद हो गई थी, उसी के आगे चल रहा है। मैंने कहा था बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में सभी यादृच्छिक गति करते हैं, और सभी यादृच्छिक गति करेंगे तो उनका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसको यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखा जाता है तो क्या होता है कि इस पर बाह्य बल लगेगा। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया, बाह्य बल लगेगा, सारे के सारे परमाणु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे। अब इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त नहीं हो पाएगा, और आपस में निरस्त नहीं हो पाएगा तो इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा ब्रीफ में आपको कह देता हूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर अल्प विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अल्प आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं। अब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका व्यवहार देखना है। अनुचुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनके परमाणु या अणुओं में आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण उनमें उनका चुंबकीय आघूर्ण आधिक्य इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त नहीं हो पाता, जिस कारण प्रत्येक परमाणु या अणु का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी होता है। यानी कि प्रत्येक परमाणु या अणु का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, और चुंबकीय आघूर्ण होता है तो वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि प्रत्येक परमाणु किसकी भांति व्यवहार करता है, एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण है। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ में सभी परमाणु और अणु यादृच्छिक गति करते हैं, और प्रत्येक परमाणु और अणु यादृच्छिक गति कर रहा है, जिस कारण उनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। और चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो गया बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में, तो चुंबकीय आघूर्ण 0 हो गया। अब इन पदार्थों को जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो जैसे ही हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखेंगे तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इन पर बाह्य बल लगेगा, जिस कारण जो पहले सारे के सारे यादृच्छिक गति कर रहे थे अब वो यादृच्छिक गति तो नहीं कर पाएंगे। वो सारे के सारे एक ही दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे तो इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी की दिशा एक ही हो गई, तो चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं हो पाएगा। तो अब इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सभी का चुंबकीय आघूर्ण इसका 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 सभी का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण था, ठीक है ना, सभी का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण था, लेकिन आपस में निरस्त हो जाएगा क्योंकि सब अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए। अब इनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त नहीं हो पाएगा और इन पर क्या लगेगा, कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन इसके लिए और देख लेते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकन तीव्रता होती है I, वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती। अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकन तीव्रता, ये चुंबकन तीव्रता है, कल ही मैंने आपको बताया था, चुंबकन तीव्रता बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चुंबकन तीव्रता बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती व ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहां से I बराबर हो गया C B0/T। C क्या है, एक नियतांक है जिसको बोलते हैं क्यूरी नियतांक। C क्या है, क्यूरी नियतांक, क्यूरी नियतांक है C एक नियतांक है जिसको क्यूरी नियतांक कहा जाता है। और यहां से चूंकि मैं जानता हूं B0 बराबर क्या होता है, B0H, मैंने बताया था कल इन विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध बताया था, तो B0 बराबर होता है μ0H, तो इसलिए हो जाएगा I बराबर C μ0H/T, और I/H यहां से ले लिया C μ0/T, और I/H क्या होता है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति। I/H क्या होता है, काई चुंबकीय प्रवृत्ति, और ये आ गई C μ0/T। तो अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति काई इस सूत्र से निकलती है, जहां C क्यूरी नियतांक है, μ0 निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता जो कि 4 पाई गुणा 10⁻⁷ वेबर बटे एम्पीयर इंटू मीटर होती है, और T क्या होता है, ताप है।
ये इसके लिए आ गया है चुंबकीय प्रवृत्ति अनुचुंबकीय पदार्थों की। अब बात करेंगे हम लोह चुंबकीय पदार्थों की। इधर सुनना आप ध्यान से, इसको मैं मिटा रहा हूं। लोह चुंबकीय पदार्थों की बात करेंगे तो भाई इधर सुनो ध्यान से, अनुचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। हल्का सा अंतर इतना सा है कि जब लोह चुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, यही परिभाषा है, जब लोह चुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये भी कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर ज्यादा विस्थापित होते हैं। ये तो कैसे विस्थापित हुए थे? कम, यानी कि कम आकर्षित हो रहे थे, ये ज्यादा विस्थापित होते हैं यानी कि ज्यादा आकर्षित होते हैं। ठीक है ना? तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, ये ज्यादा आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से, ये कम आकर्षित होते हैं। इधर सुनना, मैं क्या कह रहा हूं कि वे पदार्थ जिन्हें असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर, कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर, ठीक है ना, विस्थापित होते हैं, अधिक विस्थापित होते हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अधिक आकर्षित होते हैं, क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और उनका एग्जाम्पल है लोहा, कोबाल्ट, निकिल और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट मैंने बताया था शुरू में, Fe3O4, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, मैग्नेटाइट। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब इधर सुनिए आप बात को ध्यान से। अब इनको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसकी अनुपस्थिति में रखेंगे। तो इधर सुनो, बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में बात चल रही है तो लोह चुंबकत्व का गुण उन पदार्थों में पाया जाता है जिनमें अत्यंत जटिल क्रियाएं होती हैं, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में लोह चुंबकीय पदार्थों में अत्यंत जटिल क्रियाएं होती हैं और जटिल क्रियाएं होने के कारण इनके अंदर परमाणुओं का एक समूह बन जाता है। ठीक है ना? वास्तव में मैंने क्या कहा है कि लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता क्या होती है? ज्यादा। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या होती है? अत्यंत जटिल क्रियाएं होती हैं और जटिल क्रियाओं के कारण इनके अंदर परमाणुओं के एक समूह बन जाता है और परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। ठीक है ना? यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में क्या हो जाते हैं? इनमें डोमेन बन जाते हैं और प्रत्येक डोमेन का, जैसे इसमें प्रत्येक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण था ना, इसी प्रकार इनमें प्रत्येक डोमेन का, डोमेन क्या होता है? परमाणुओं का समूह, प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सारे के सारे डोमेन यादृच्छिक गति करते हैं और जब यादृच्छिक गति करते हैं तो उनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है, जिस कारण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनका चुंबकीय आघूर्ण कितना रहता है? शून्य रहता है। मैं आपको दोबारा एक बार कह देता हूं कि लोह चुंबकीय पदार्थ वास्तव में अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता अनुचुंबकीय पदार्थों से ज्यादा होती है। यही सारी बात आपको पीडीएफ में मिलेगी। ठीक है ना? इनकी तीव्रता ज्यादा होती है और लोह चुंबकीय पदार्थों में अत्यंत जटिल क्रियाएं होती हैं, जिस कारण इनके अंदर परमाणुओं के समूह बन जाते हैं और परमाणुओं के समूह को डोमेन कहा जाता है। और एक डोमेन में भाई 10 की घात 11 तक परमाणु होते हैं। डोमेन बन जाते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में सारे के सारे डोमेन यादृच्छिक गति करते हैं, जिस कारण सभी का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है और सभी का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है, जिस कारण प्रत्येक पदार्थ का कितना चुंबकीय आघूर्ण रहेगा? 0। इधर देखना, ये डोमेन बन जाएंगे। ये एक डोमेन है,
ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, ये एक डोमेन है, और ये देखो इस डोमेन की गति इधर है, इस डोमेन की गति इधर है, इस डोमेन की गति इधर है, इस डोमेन की गति इधर है। तो इसका चुंबकीय आघूर्ण है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, लेकिन समूह की गति विपरीत दिशा में है, तो प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण डोमेनों का क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो बाह्य क्षेत्र की अनुपस्थिति में चुंबकीय आघूर्ण कितना है, अंडा, 0। अब इसको बाह्य क्षेत्र में रखेंगे, इधर देखना, प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण है, तो प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा या नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर प्रत्येक परमाणु चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो इसमें प्रत्येक डोमेन चुंबक की भांति व्यवहार करेगा नहीं करेगा, करेगा बिल्कुल। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण, तो प्रत्येक करेगा चुंबक की भांति व्यवहार, लेकिन सभी का चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाएगा। जब इनको बाह्य क्षेत्र में रखा जाएगा, जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा, तो आप देखिए क्या होगा, इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो होगा क्या कि ये डोमेनों पर बल लगेगा, और जब डोमेनों पर बल लगेगा तो सारे के सारे डोमेन कहाँ संरेखित होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगेंगे, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जैसे ही संरेखित होने लगेंगे, इधर देखना आप, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये धीरे धीरे करके सारे के सारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अब इधर देखना, पहले मैंने ये वाली लाइन बीचों बीच से ले रखी थी, तो इसका इससे कट गया, इसका इससे कट गया। अब मैंने बीचों बीच से नहीं ले रखी है, तो इसका इससे कट नहीं पाएगा, इसका इससे नहीं कट पाएगा, तो पदार्थ में कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने लग जाएगा ना। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में भी संरेखित होने लग गए, धीरे 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 इधर आने लग गए, तो बाद में स्थिति कैसी होगी, सारे के सारे डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आ जाएंगे, और ये पहले की स्थिति होगी, इससे पहले की। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण अब 0 नहीं रहेगा, चुंबकीय आघूर्ण अब 0 नहीं रहेगा, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है, लिख रखा है चुंबकीय आघूर्ण, नीचे लिख रखा है चुंबकीय आघूर्ण नॉट इक्वल टू 0, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो गया। यानी कि पहले तो इसका इससे कर दिया था, इसका इससे कर दिया था, लेकिन अब मैंने ये तीर जो ये लगा रखा है बीच में, लाइन बीच में से नहीं है, अरे बीचों बीच में थोड़ी है, ये पोर्शन ज्यादा है, ये पोर्शन इससे ज्यादा है, तो यानी कि इनका आपस में कट नहीं पाएगा। चुंबकीय आघूर्ण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में धीरे 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 ये संरेखित होने लग जाएंगे। तो ये इसके बाद का डायग्राम ये है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में। इधर सुनना, यही कारण है कि एक लोहे का टुकड़ा, जो एक लोहे का टुकड़ा होता है वो चुंबक नहीं होता। क्यों? लोहे के टुकड़े में डोमेन बनते हैं, लोहे के टुकड़े के डोमेन होते हैं, और डोमेन का प्रत्येक का तो कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन पूरे का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0। इसलिए लोहे का टुकड़ा एक चुंबक कभी नहीं होता। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इनमें अत्यंत जटिल क्रियाएं होती हैं, और जटिल क्रियाएं होने के कारण इनमें परमाणु के समूह बन जाते हैं, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में प्रत्येक डोमेन का कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, लेकिन ये सभी डोमेन यादृच्छिक गति करते हैं, जिस कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण आपस में निरस्त हो जाता है और चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता रहता है। यही कारण है कि लोहे का टुकड़ा चुंबक नहीं होता, क्योंकि इसमें डोमेन रहेंगे। डोमेनों का तो होगा, लेकिन पूरे पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। जैसे ही इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इन पर बाह्य बल लगेगा, सारे के सारे डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगेंगे, और बाद में सारे के सारे डोमेन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएंगे, और इसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये तीनों प्रकार के पदार्थों की व्याख्या मैंने आपको कर दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर में इनकी परिभाषा एग्जाम्पल आते हैं, और यदि ये भी आ जाए कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इनका व्यवहार दर्शाओ, तो पहले अनुपस्थिति में दर्शाया जाएगा, फिर उपस्थिति में। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आज की बात हम यही खत्म करते हैं। कल हम जब बात करेंगे तो कुछ सवाल देख लेंगे, और इनमें अंतर एक टेबल के रूप में हम अंतर भी इनमें देख लेंगे। धन्यवाद।